चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का क्लास 9th द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट समरी। तो एनसीईआरटी रैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1774। तो यहाँ पर सीधा साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लुइस 16 कब फ्रांस के किंग बने थे? तो 1774 में। तो लुइस 16 1774 में फ्रांस के किंग बने थे। और जब वो किंग बने थे तो वहाँ पर जो उनका ट्रेजरी था, जो भी वहाँ पर उनका जो भी राशि था, जो खजाना था, वो एम्प्टी था। इसका रीज़न क्या था? द किंग वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस एंड मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस आउट ऑफ द कोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी एंड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डेबिट। तो उनको किंग को जब एम्प्टी ट्रेजरी था तो वहाँ पर उनको टैक्सेस को इंक्रीज़ करना पड़ा। और उसके चलते जो भी एक्सपेंसेस, जो भी पैसा खर्च होता था कोर्ट में, मेंटेनेंस, आर्मी के मेंटेनेंस में, पेमेंट में, तो उसको कम करना पड़ा। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा कंप्लीट समरी है जिसमें कि सब जो भी बात मैं बताऊंगा आपको वो सब इंपॉर्टेंट ही है। तो 18th सेंचुरी के दौरान जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। कितने स्टेट में? 3 स्टेट्स में, जिसमें से फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी लोग कौन होते थे? जिनका कोई स्पेशल फंक्शन होता था चर्च में, ठीक है, वैसे लोग क्लर्जी में आते थे। नोबेलिटी कौन था? तो नोबेलिटी रूलिंग क्लास था, जो किंग हो गया, किंग के जो फैमिली हो गए वो सब आते थे नोबेलिटी में। और थर्ड स्टेट जो आता था उसका नाम था कॉमनर। उसमें कॉमन लोग आते थे, जो भी कॉमन लोग हुआ करते थे वो उसमें आते थे। ओनली थर्ड स्टेट। अब यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है? तो वो ये है कि 18th सेंचुरी के दौरान जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, क्लर्जी, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट। उसके बाद जो टैक्स मिलता था, द थर्ड स्टेट ओनली पे द टैक्सेस। तो टैक्स कौन पे करता था? रहते थे वहाँ पे 3 स्टेट्स, लेकिन टैक्स ओनली केवल थर्ड स्टेट ही पे करते थे। मतलब कि टैक्स केवल थर्ड ही स्टेट को देना होता था। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी लीड टू द सब्सटेंसेस क्राइसिस वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ ऑल लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। तो वहाँ पर क्या होने लगा कि फ्रेंच सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगा था। इसके चलते वहाँ पर आ गया सब्सटेंसेस क्राइसिस में क्या होता है कि जो भी हमारा बेसिक चीज़ होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं वो ख़तरे में पड़ जाता है, इंडेंजर्ड हो जाता है, वो ख़त्म होने लगता है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। तो फ्रांस में भी इस तरह का सब्सटेंसेस क्राइसिस आ गया था। ए ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास कंसिस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर वांटेड टू एंड ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी एंड नोबेलिटी। तो जो उसके बाद एक मिडिल क्लास का ग्रो होने लगा, एक मिडिल क्लास आने लगा, जो कि जिसमें आते थे ट्रेडर्स, आते थे जो व्यापारी होते थे, मैन्युफैक्चरर जो कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। और ये लोग क्या चाहते थे कि जो भी प्रिविलेजेस, जो भी वो लोग को राइट्स दिए गए हैं नोबेलिटी और क्लर्जी को, उनको वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ही राइट्स दे दिया गया था और वो लोग टैक्स भी नहीं पे करते थे। द आइडिया ऑफ ग्रेट फिलोसफर लाइक जॉन लॉक। अब यहाँ पे 3 फिलोसफर का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लोग का नाम है, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो 3 नेम है, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। इन्फ्लुएंस द फ्रेंच पीपल। अब यहाँ पर 3 फिलोसफर थे जो लोगों को इन्फ्लुएंस किए। क्या उनका नाम था? जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। ऑन द 20th जून थर्ड स्टेट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नेशनल असेंबली, मेराबियो एंड अबेसीज वेयर लीडिंग इट। तो वहाँ पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वहाँ पर वो लोग का स्टेट जनरल का मीटिंग होता है, तो वहाँ पर जो किंग होते हैं वो लोग का बात नहीं मानते हैं। उसके बाद ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि ये लोग अपना खुद से एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जिसमें कि मेराबियो और अबेसीज उसके हेड थे, मेराबियो और अबेसीज। आगे क्या दिया हुआ है? द पीपल रिवॉल्यूट ड्यू टू द प्राइज राइज अटैक द बेस्टिल ऑन द 14 जुलाई 1789। तो यही वो डेट है जो बुक में सबसे फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो इस दिन लोग जो थे वो रेवोल्यूशन कर रहे थे। कहाँ पर, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर जो प्राइसेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ब्रेड का प्राइसेस बढ़ गया था,
क्योंकि वहाँ पे लोग रेडी हीट कर किया करते थे। तो जितने भी चीज़ थे वो सबका प्राइजेस बढ़ गया था। तो वहाँ पर लोग बेस्टाइल फोर्ट पर, जो बेस्टाइल किला था वो लोग का, वहाँ पर 14 जुलाई 1789 को लोग आंदोलन कर रहे थे। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द नेशनल असेंबली ड्राफ्टिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उस पर रूल कौन करेगा, तो मोनार्की करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्की रूल करेगी। मोनार्की क्या होता है, जो भी किंग होते हैं रूल करते हैं उसी को कहा जाता है मोनार्की। तो फ्रांस, और वहाँ पर नेशनल असेंबली ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब बना लिया था, तो 1791 में वहाँ का नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिगन टू द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड मैन एंड सिटीज़न। इसमें क्या दिया हुआ था कि सभी को राइट्स मिलना चाहिए, मैन को मिलना चाहिए और सिटीज़न को मिलना चाहिए। इन August 1792, Jacobin were the less prosperous section of the society where took the government and declared the France a रिपब्लिक एग्जीक्यूटिंग किंग इन द जनवरी 1793। और अगस्त के 1792 में एक जैकोबिन क्लब बनाया गया जिसमें कि वैसे लोग थे, सोसाइटी के वैसे सेक्शन के लोग थे जो लेस फॉस्फरस थे, उतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिक्लेयर ए फ्रांस रिपब्लिक अगेंस्ट द किंग इन जनवरी 1793। और वो लोग फ्रांस को रिपब्लिक बनाना चाहते थे। आगे दिया हुआ है रेन ऑफ टेरर। तो द किंग फॉलोड फ्रॉम द सेप्टेम्बर टू द 1793 टू जुलाई 1794 अंडर द लीडरशिप, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। मैक्समिलियन रॉबिस्पियर के ही पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे जिससे कि वो गुलेटाइन से सभी को मरवाता था जो भी उसका उल्लंघन करता था। आफ्टर ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन ए डायरेक्टरी रूल फ्रांस बट वाज अनस्टेबल। जैकोबिन के थ्रो के बाद, मतलब जैकोबिन के हटने के बाद एक डायरेक्टरी रूल फ्रांस पे चलने लगा, लेकिन वो भी अनस्टेबल रहा, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। द सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द रेवोल्यूशन ब्राउट मैनी चेंजेस इन द फ्रांस सोसाइटी। तो वहाँ पर जो भी वुमेन थी, जो वुमेन का भी इस रेवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ही एक रोल रहा है फ्रेंच सोसाइटी में। लीडिंग टू द मैनी लॉज पासेज इम्प्रूव देयर लिव्स। 1946 फ्रेंच वुमेन वॉन द राइट टू वोट। ये भी पूछा जाता है कि कब फ्रेंच वुमेन्स को राइट टू वोट मिला था, तो 1946 में, बहुत बाद में मिला, 1946 में। स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज ड्यूरिंग द 1794। और वहाँ पर स्लेव जो दास प्रथा था उसको, जो दास वाला प्रथा था उसको कब वहाँ पे बैन किया गया, तो 1794 में स्लेवरी को बैन कर दिया गया। नेपोलियन बिकम द एम्पायर इन द 1804 एंड इंट्रोड्यूस मैनी न्यू लॉज। और नेपोलियन वहाँ पे कब एम्पायर बने थे, तो 1804 में बने थे। और नेपोलियन रिफॉर्मर मेजर द, और नेपोलियन को मॉडर्नाइजर ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है, ठीक है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी कहा जाता है इनको। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेंसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग क्या समझते हैं कि इक्वलिटी क्या होता है ये हम लोग जाने, उसके बाद लिबर्टी क्या होता है और डेमोक्रेटिक हम लोग का राइट्स अपना क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग किस से जाने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जाने। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट होता है, जो भी समरी था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।